हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक राशियों की तुलना का वन शॉट रिवीजन और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने इसमें लिए हैं और जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने रिविजन में लिए हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन में वो सारी चीजें एक बार दोबारा से देखते हैं जो हमने एक कंप्लीट चैप्टर जब हमने किया था तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमने इंपॉर्टेंट रखा था। फर्स्ट आती है डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन जो होती है ये आपसे एक एक नंबर या दो दो नंबर पे भी पूछी जा सकती हैं, इनके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने इनको एक रिवीजन सेशन में भी लिया है ताकि आप लोगों को ये पूरा समझ में आए कि भाई ये रिवीजन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो सारे रिवीजन के लिए हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहला आता है मूलधन। देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन ये होता है कि जैसे आप लोग कहीं पे भी कोई भी बैंक से या किसी साहूकार से अगर आप जो पैसा उनसे लेते हैं वही आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। मतलब वह धन जो कर्ज के रूप में लिया जाता है या दिया जाता है यह मूलधन कहलाता है। इसे पी से व्यक्त करते हैं। मतलब आप जब किसी को पैसे दोगे या किसी से पैसे लोगे वो एक क्या हो जाता है, कर्ज के रूप में, वो आपका मूलधन है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बनता कहां से है, ये आपका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट से बनता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पे जो P इंडिकेट कर रहा है वो मूलधन से कर रहा है तो मैं P को ही रख के बाकी सबको इधर भेज दूंगा तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मूलधन का, ठीक है ना। तो मूलधन समझ में आया। एक छोटी सी भाषा में, एक आसान सी भाषा में हमने इसको समझाने की कोशिश करी है। अगला है समय। समय क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि जब आप किसी से पैसे उधार लेंगे या आप किसी को पैसे उधार देंगे तो क्या होता है कि मैंने आपसे बोलूंगा कि भाई देख मैं तेरे को ये पैसे दे रहा हूं, अब तू मेरे को 1 महीना या 2 महीना या 1 साल के अंदर तू मुझे वो पैसा रिटर्न दे देना। तो वो जो समय दिया जाता है वो कहलाता है आपका टाइम। क्या दिखा हुआ है, कर्ज लिए जाने या दिए जाने की अवधि समय कहलाता है। इसे टी से या स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। इसका भी फॉर्मूला यही है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले इससे ही बनते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब यहां पे T को यही रखा है, बाकी सबको इधर भेज दिया है तो T इंटू 100 ऐसा ही इंटू 100 देन P इंटू आर बराबर T। देखिए ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज, 100 मतलब ये, मूलधन मतलब P और ब्याज के इधर मतलब R। तो ये सारी चीजें एक ही फॉर्मूले से बनती हैं, इसलिए मैंने उसको अलग अलग भी करके बताया है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले डेफिनेशन की तरफ। ब्याज। देखिए अब ब्याज क्या होता है, वही बात कि जब हम किसी को पैसे उधार लेते हैं या किसी को पैसे उधार देते हैं तो उस पैसों पे हम कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड करके उससे बोलते हैं कि भाई तू इतने महीने बाद वो पैसे मुझे लौटा देना। जैसे मान के चलिए आपने किसी को 2 महीने के लिए 2000 रुपए दिए, अब उसके बाद वो आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। जब आपने उससे वो पहला कि भाई अब तो ये मुझे 3 महीने बाद 2500 रुपए मुझे देना, तो जो 500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना यही आपका ब्याज हो गया। आया समझ में। तो क्या है, मूलधन के अतिरिक्त जो भी धन वापस लिया जाता है ब्याज कहलाता है। मतलब मैंने क्या बोला, भाई 3 महीने के लिए तुम मुझे 2000 रुपए दोगे तो वो पैसे मैं 3 महीने के बाद जब लौटाऊंगा तो 2500 रुपए देके लौटाऊंगा। तो मतलब जो 2000 के अलावा जो 500 रुपए जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वही आपका ब्याज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मूलधन के अलावा जो पैसे हम एक्स्ट्रा देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्या है, इसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। अगला है ब्याज दर। ब्याज दर मतलब यह होता है कि जैसे मान के चलिए आपने अगर किसी को पैसे दिए तो पैसे देना या पैसे लेना मूलधन हो गया और उसके बाद जो ब्याज होता है, अब वो ब्याज तो वो पैसों में होता है कि भाई 200 रुपए ऊपर लग रहे हैं, 300 रुपए ऊपर लग रहे हैं, लेकिन एक ब्याज दर हो रहा है उसका मतलब होता है किस परसेंट में, 2%, 3%, 4%, तो वो किस परसेंट में आप उससे ब्याज ले रहे हो। मतलब मान के चलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था,
आपने किसी से पैसे लिए या आपने किसी को पैसे उधार दिए, 2,000 रुपए आपने किसी को 2 महीने के लिए उधार दिए और उससे बोला कि अब जो 2 महीने बाद तुम मुझे पैसे दोगे ना, वो मुझे 2500 मतलब 2,500 रुपए तुम मुझे वापस देना। तो 500 रुपए ये तो ब्याज हो गया, लेकिन वो 500 रुपए किस परसेंट के हिसाब से लगा कि उसने आपको 500 रुपए दिए, तो वो होती है ब्याज दर। मतलब किस दर से 500 रुपए हुए तो उसने आपको 500 रुपए दिए, तो वो होती है दर। तो जिस दर से ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है, ब्याज दर कहलाता है। इसे आर या टी से व्यक्त करते और इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना। आगे मिश्रधन। देखिए मिश्रधन क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हम किसी जब पैसा उधार लिया या पैसा उधार दिया, तो हम उसको ब्याज के साथ जब लौटाते हैं तो वो पूरा पैसा क्या हो जाता है, मिश्रधन कहलाता है। जैसे 2,500 रुपए जब वो लौटाएगा, 2,000 रुपए उसने मैंने दिए और उसने 2,500 रुपए लौटाए, तो वो पूरा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। इसको हम ए से व्यक्त करते हैं, ये रहा ए से व्यक्त करते हैं, तो ये ब्याज सहित जो मूलधन हो गया वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन होता है। आगे आता है चक्रवर्ती ब्याज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और ज्यादातर हमारे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन इसी से हैं। होता क्या है कि जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या किसी को पैसे उधार देते हैं और उसको जिस अवधि में उसको बोलते हैं कि तुम पैसा इतनी अवधि में लौटा देना ब्याज के साथ, लेकिन वो नहीं लौटा पाता, तो क्या होता है कि ब्याज के साथ वो पैसा उसका क्या बन जाता है, फिर से मूलधन बन जाता है और फिर उसके बाद उस पर डबल ब्याज हम लगा देते। मान के चलिए कि एक इंसान ने 2,000 रुपए आपसे उधार लिए, ठीक है, 2,000 रुपए उधार लिए, मतलब वो आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने उस पर ब्याज लग गया, तो अमाउंट वो कितना हो गया, 2,500 रुपए हो गया। ठीक है, अब आपने उससे बोला कि भाई ये तुम मुझे लौटाना, नहीं लौटा पाया। अब क्या करेंगे, आप जब इसको पैसे दिए थे, जब 5% की दर पे इसको आपने पैसे उधार दिए थे और आपने इससे बोला था कि 3 महीने बाद तुम मुझे पैसे लौटा देना। ठीक है ना, अब ये नहीं लौटा पाया, अब क्या हुआ, अब पूरे 3 महीने बाद ये पूरा पैसा अमाउंट हो गया, नहीं लौटा पाया। अब यही पैसा अब उसका क्या बन गया, फिर से मूलधन बन गया, मूलधन बन गया। अब फिर से उस पे 5% फिर से मैंने उस पे दर लगा दी, ठीक है, और बोला कि अब तुम मुझे वही पैसा 3 महीने बाद अब लौटाना। तो वो पैसा मान के चलिए एक एग्जांपल, अब वो पैसा अमाउंट के रूप में उसको कितना देगा, 3,000 रुपए देगा। तो बस यही होता है चक्रवर्ती ब्याज, मतलब वो बढ़ता जाता है। अगर डेफिनेशन के रूप में समझें, एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को ना देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है और प्राप्त मिश्रधन पे ब्याज लगाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। तो इस तरह से यहां पर हमने इसको समझा कि क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को कैसे समझना है और उसको करने के ये हमारे सूत्र दिए हुए हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो वो चक्रवर्ती ब्याज हमारा निकल जाता है। ठीक है ना, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकल जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है और एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पर कुछ, यहां पर हमें बताया है, यहां पर हमने कुछ लाभ हानि के क्वेश्चन लिए हैं, फॉर्मूले, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं और उसको उस चीज को डबल रेट पे बेच देते हैं, तो भाई ये तो लाभ हो गया। जैसे अब लाइफ में कितने सारे एग्जांपल हैं जिनमें लोग क्यों करते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि लाभ कमाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इन्वेस्ट करना मतलब पैसों को हम लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना ताकि आगे जाके हमको उसको लाभ हो। जैसे बहुत से लोग घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो वो क्यों खरीदते हैं, क्योंकि आगे जाकर उनको लाभ मिले। 5 लाख का खरीदा 10 लाख का बेच दिया, है ना, 5 लाख का खरीदा 25 लाख का बेच दिया, तो एक तरह से ये लाभ कमाना हुआ। हानि क्या होती है, हानि ज्यादातर होती है गाड़ी खरीदने में, है ना, गाड़ी हो गई, ऐसे बहुत सी चीजें हो गई जिसको हम खरीदते हैं और इनका रेट क्या होता है, दर पे दिन कम होता जाता है, तो क्या हो गया, वह हानि हो गई। ऐसे ही लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, ऐसे ही हानि प्रतिशत निकाली जाती है। तो लाभ प्रतिशत,
हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पे देखते हैं। जैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य साथ में हमारा रहता है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य के साथ ही निकालेंगे और उसका फॉर्मूला ये होता है ना। ऐसे ही हम लोग करते हैं। देखो हानि दो तरह से होती है और लाभ भी दो तरह से होता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैंने एक स्कूटर खरीदा, 22,000 का स्कूटर खरीदा और मैंने उसको 30,000 में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ? 8,000 का फायदा हुआ। लेकिन वो 8,000 तो रुपए में है, लेकिन वो किस परसेंट से फायदा हुआ वो होता है प्रतिशत। आया समझ में? ऐसे ही बहुत से लोग बोलते हैं यार तुम्हारी सैलरी 10% इंक्रीज कर दी है, तो 10% अगर इंक्रीज कर दिए तो उसमें पैसे कितने हैं जो बढ़ गए, तो वो चीज हमें यहां पर बताना है। ठीक है, जैसे मान के चलो यार मुझे लॉस हुआ। अब लॉस कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे लाखों का लॉस हुआ, और कोई बोलता है यार मुझे मतलब 25% लॉस हुआ। तो ऐसा बोलने का मतलब क्या होता है? दोनों का बातों का तरीका बस ये है कि एक पैसों में बता रहा है और दूसरा परसेंट में बता रहा है। तो ये लाभ और हानि परसेंट में भी होती है और पैसों में भी होती है, तो हमको दोनों तरह से बताना है। एक तो परसेंट में बताने के लिए ये तो केवल बताया है कि कितना है, इनको माइनस करोगे तो ये पता पड़ जाएगा कि आपको लाभ पैसों में हुआ है, यहां हानि पैसों में हुई है, और प्रतिशत निकालने में पता पड़ेगा कि वो कितना प्रतिशत हुई है। तो यहां पर हम वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे यहां पर विक्रय मूल्य, जो चीज आप खरीदते हो, विक्रय मूल्य में लाभ, विक्रय मूल्य में हानि, क्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य हानि, तो ये सब चीजें यहां पर फॉर्मूले दिए हुए हैं जो कि हम यहां पर देखेंगे और देखने के बाद अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो एक मैंने इस रिवीजन के अंदर ये सारी चीजें इसलिए ली हैं क्योंकि एक बार अगर हम लोग कंप्लीट चैप्टर वीडियो नहीं देख पाए तो हमारे सामने एक शॉर्ट रिवीजन हमारे पास रेडी है, जिससे हम उन सारे इतने बड़े चैप्टर का बहुत कम समय में बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाए। इसलिए मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें ली थी। अब फटाफट आते हैं क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो देखो यहां पर अनुपात निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, एक सीधी सी भाषा है या एक सीधा सा तरीका है करने का। क्या कि जो पहले होता है, मतलब जो सबसे पहले होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले का हम कर रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ये कैंसिल कैसे हो जाएंगे? ये अनुपात में तभी होंगे और ये कैंसिल भी तभी होंगे जब इनके यूनिट, मतलब इनकी राशियां सेम होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2। तो हम क्या लिखेंगे? 1:2, इसका अनुपात हो गया। ठीक है ना, ये हमने फर्स्ट वाले का किया। सेकंड वाले का क्या बोला है? सेकंड वाले का बोला है 5 मीटर बटा 10 किलोमीटर। तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनिट चेंज करना पड़ेगी। क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 मीटर और 1000 का इंटू कर दो, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 1/2000 मीटर। 1/2000 मीटर, जिसको मैं लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने, 1:2000। तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है 50 पैसे का 5 रुपए से। तो ये 50 पैसे और 5 रुपए। तो रुपए को चेंज करने के लिए जब पैसों में चेंज करूंगा तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो 5 गुणा 100, तो 1 0 से 1 0, 5 से 5, तो 1/10 आ गया, जिसको मैं लिख लूंगा 1:10। तो बहुत छोटे से क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, और बस ये राशियां याद होना चाहिए। हमने उन्हीं का ही यूज करके हमने किया और हमारा आंसर आ गया। बहुत छोटा छोटा था। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या दिया है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करना। अब देखो अनुपात को अगर प्रतिशत में चेंज करते हैं तो पहला वाला अगर मैं आपको करके दिखाता हूं तो ये 3:4 है। जब मैं इसको प्रतिशत में चेंज करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसको प्रतिशत में चेंज करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप 100 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 से 4 का जब मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया, यहां पे प्रतिशत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 25 आ गया और 25 दिया 75%। बहुत आसान था सॉल्व करना। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हम लोग करते हैं यहां पर, दूसरा दिया है 2:3, 2:3, इसको मैं लिखूंगा 2/3 गुणा 100। ठीक है, अब ये होगा तो नहीं, लेकिन अब इसको डिवाइड करके या तो पॉइंट में लिख दो या मिश्रित भिन्न में लिख दो, तो ये हो जाएगा 200/3 प्रतिशत। ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। कैसे, 3 से आप 200 को भाग दीजिए तो 3 एकम 3, 6 3 3 9, 3 चौको 12, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 2 66। तो ये प्रतिशत लिखने का जो तरीका है वो हमारा मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब किसी भी अनुपात को अगर हमें भिन्न परसेंट में बदलना है, मतलब प्रतिशत में बदलना है, तो उसका तरीका ये है। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देखते हैं उसमें। अब क्वेश्चन चालू होते हैं। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनके जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता तो है नहीं कि उसने कितने मैच खेले। हम लिखेंगे माना टीम ने कुल X मैच खेले। माना टीम ने कुल X मैच खेले तो X में से उसने कितने प्रतिशत मैच जीते, 40। ठीक है, तो X का 40% और कितने मैच जीत, मतलब मैच कितने जीते, 10। ठीक है ना, तो X का 40% मैच जीते और मैच जीते कितने, 10। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, X गुणा 40%, प्रतिशत के नीचे 100 आ जाता है। देखिए फिर से समझिए, हमको यह बताना है कि उस टीम ने कितने मैच खेले। तो हमने X मैच खेले, X में से 40% मैच उसने जीते और जीतने वाले मैच कितने थे, 10। तो X का 40%, यहां पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 को उधर भेज दो तो X बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10/4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां पर 100/4 भाग दे दीजिए 100 को 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25। तो टीम के द्वारा खेले गए मैच कितने थे, 25। ठीक है, तो 25 में से 10 मैच खेले उनने, तो X, तो हम क्या लिखेंगे, अतः टीम ने 25 मैच खेले। आप लोग ऐसा लिख लीजिएगा, अतः टीम ने, ऐसा लिख लो, अतः टीम ने कुल 25 मैच खेले। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या पसंद करता है। देखिए शहर में हमें सबसे पहले क्या करना है, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। अब हमें ये पहले शेष पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर 60% क्रिकेट और 30% फुटबॉल अगर हो गया
तो 6 और 3 हो गए 90। 100 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो अन्य कितने हो जाएंगे? अन्य से अन्य पसंद करते हैं, अन्य खेल पसंद करते हैं, कितने हो जाएंगे? देखिए हल में देखो, क्रिकेट पसंद करते हैं, जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं? देखिए क्रिकेट पसंद करते हैं 60%। ठीक है, फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं 30%। तो अन्य कितने हो जाएंगे? अन्य खेल पसंद करने वाले, अन्य खेल पसंद करने वाले हो जाएंगे, देखो 60 और 30 90। देखो ये 60 और 30 90, तो 100 में से 90 को मैं माइनस कर दूंगा तो 10% अन्य खेल पसंद करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 60 और 30 90 तो हो गए, तो 10% लोग जो हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं। तो 100 में से जब 90 को माइनस करूंगा तो 10% लोग अन्य आ गए। अब बात आती है क्या, अगर यदि कुल 50 लाख है, यदि व्यक्ति कुल 50 लाख है, तो प्रत्येक प्रकार के खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्रिकेट के लिए, सबसे पहले बात आती है क्रिकेट के लिए। ठीक है, चलिए तो क्रिकेट 50 लाख का, 50 लाख का कितना प्रतिशत? 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 2 0 से ये कैंसिल हो गया, तो 6 पंजे 30, तो 30 लाख लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? फुटबॉल। चलिए फुटबॉल पे आते हैं, तो फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? 30%। तो 50 लाख, 50 लाख का 30%, तो 30/100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 5 दिया 15 लाख। 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल पसंद करते हैं। अब आते हैं तीसरा अन्य पे, अन्य पे आ जाते हैं, तो अन्य कितने हैं? 10%। तो 50 लाख का 10%, 50 लाख 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 लाख है ना। तो 30 लाख पसंद करने वाले क्रिकेट वाले हैं, 15 लाख पसंद करने वाले फुटबॉल हैं, और 5 लाख पसंद करने वाले कितने हैं? 5 लाख पसंद करने वाले अन्य खेल के हैं। तो देखा किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जो पूछा था वो हमने आंसर किया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। आप आने वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने। क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया हुआ है एक फ्रॉक की सूची मूल्य, सूची मूल्य मतलब जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य 220 है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसमें इसका विक्रय मूल्य क्या है? देखिए मान के चलिए, क्वेश्चन को समझिए। आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए और वहां पर क्या हुआ, आपको एक टी शर्ट पसंद आई, तो टी शर्ट के ढेर में से एक टी शर्ट पसंद आई। अचानक अनाउंसमेंट हो गया भाई कि जो टी शर्ट्स हैं उन पे 20% ऑफ चल रहा है, जल्दी से ले लीजिए। तो अब जो चिट पे प्राइस लिखा है उसका 20% ऑफ होकर आपको वो कितने में पड़ेगी ये मुझे बताना है। तो यहां में लिखा है फ्रॉक का अंकित मूल्य, हल फ्रॉक का अंकित मूल्य कितना है? 220 रुपए। ठीक है, बट्टा कितने का मिल रहा है हमें उस पे? मतलब छूट, बट्टे का मतलब होता है छूट 20% की। तो 220 पे 20% की मुझे छूट मिल रही है। तो 20% का मतलब 220 गुणा 20 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यह आ गया 44। ये आ गए पैसे। इतने पैसे हमें कम पड़ रहे, मतलब कम हो रहे हैं इतने पैसे। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा?
विक्रय मूल्य, तो इतने पैसों में से इतने पैसे कम हो जाएंगे, मतलब हमारा जो अंकित मूल्य है अंकित मूल्य में से बट्टा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 220 माइनस 44, तो 220 और 44 को करो, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां हो गया 1, 11, 11 में से 4 गया कितना बचा 7 और 176 रुपीस। खरीदने जा रहे थे इतने का, छूट मिल गई, इतने का पड़ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने ये पता किया कि कितना प्राइस कम हुआ, प्रतिशत में जो कम हुआ तो एक्चुअल में वो कितना हुआ, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था पहले भी कि रुपए तो इतने कम हुए बट प्रतिशत में कितना कम हुआ, तो वो भी हमें बताया 20% ये था, तो वो रुपए में कम कितना हुआ ये हमें पता पड़ा। तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, ठीक है, उसने 500 रुपए, देखो 500 रुपए, समझाता हूं मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया और उसको 3300 में बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कोई भी चीज अगर आप लेते हो, सेकेंड हैंड लेते हो, तो अगर आप उसके अंदर रिपेयर कराते हो तो रिपेयर कराने के बाद फिर वो पूरी चीज उसकी क्रय मूल्य के अंदर ही ऐड होगी, ठीक है ना। जब आप उसको बेचोगे तो फिर जब आप उसको या लाभ में बेचोगे या हानि में बेचोगे तो जो मेंटेनेंस सहित उसका जो प्राइस आया है ना वो पूरा क्रय मूल्य में ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुराने रेफ्रिजरेटर, सोहन ने रेफ्रिजरेटर खरीदा, है ना, सोहन ने रेफ्रिजरेटर खरीदा कितने में, सोहन ने रेफ्रिजरेटर खरीदा, क्रय मूल्य कितना हो गया 2500 रुपए, है ना। मरम्मत में खर्च, मरम्मत में खर्च कितना हुआ 2500 प्लस 500 कितने का हो गया 3000, मतलब ये अब आपका कंप्लीट क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, ये एक पूरा क्रय मूल्य हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, और उसे बेचा, मतलब विक्रय मूल्य कितने का, विक्रय मूल्य कितना है 3300 रुपए, ठीक है। अब देखो खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो लाभ हो रहा है ना। तो लाभ जब भी निकालते हैं तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था 3300 और क्रय मूल्य कितना है 3000 रुपए, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ 300 रुपए का, ठीक है, 300 रुपए का लाभ हुआ। अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब ये पैसों में लाभ हुआ, प्रतिशत में कितना लाभ हुआ उसको देखते हैं। तो ये 300 और क्रय मूल्य मतलब उसकी कॉस्टिंग जोड़ी हमने, जितना हमने खर्च किया, और ये 100, ठीक है। तो देखो 2 0 से 2 0 चली गई, 1 0 से 1 0 चला गया और 3 से 3 चला गया, तो कितना बचा 10%, कितना हुआ 10%, 10% लाभ हुआ। तो 10% मतलब 300 रुपए की हमने ऊपर कमाए। तो यहां पे दोनों चीजें, लाभ पैसों में कितना हुआ और लाभ प्रतिशत में कितना हुआ, यहां पर दोनों चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। यही चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाभ दो तरह से होता है, एक तो पैसों में, एक परसेंट में। तो जो पैसों में हुआ वो ये और परसेंट में हुआ वो ये, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग दोनों चीजें हमने समझी और क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों में हमको किस किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहां हम देखते हैं।
मोनू ने 2 पंखे 1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे। अब देखो मोनू ने 2 पंखे खरीदे मतलब दोनों का क्रय मूल्य 1200 रुपए। उसने एक पंखे को 5% हानि से बेचा और दूसरे को 10% लाभ से बेचा। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुल लाभ और हानि भी ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे ये देखना है कि ये पूरे काम में लाभ हुई कि हानि हुई, वो पता करना है। तो हम देखेंगे दोनों पंखों का क्रय मूल्य। सबसे पहले हल में आएंगे, दोनों पंखों का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, है ना। अब उसने पंखे को 5% हानि, है ना, तो पहले पंखे पर हानि हम लिखेंगे, पहले पंखे पर हानि, दोनों पंखे हैं तो पहले पे 5% की हानि और दूसरे पे 10% का लाभ। तो हम लिखेंगे पहले पंखे पर हानि, पहले पंखे पर हानि कितनी निकली? तो जो उसका प्राइस था 1200 रुपए, उस पे हानि कितनी हुई? 5% की। तो 5% मतलब 5 गुणा 100, तो 12 पंजे 60। ठीक है, तो बेचा कितने में? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? पहले पंखे का विक्रय मूल्य, पहले पंखे का विक्रय मूल्य ठीक है, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 1200 माइनस 600। हानि हुई है तो माइनस करेंगे ना, हानि हुई है तो माइनस करेंगे। तो 1200 में से 660 माइनस कर दो, 1140 रुपए। मतलब खरीदा 1200 में और बेच दिया कितने? 1140 में। चलिए दूसरे पंखे पर लाभ, दूसरे पंखे पर लाभ, तो 1200, लाभ कितना हुआ दूसरे पंखे पे? 10%। 10 से 10 से 120 रुपए। तो दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य, दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 120। तो चलिए 1200 प्लस 120 1320 रुपए। अब कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य निकाला तो कुल विक्रय मूल्य 1320 प्लस 1140। तो चलिए 1320 और 1140, तो 1320 और 1140, 6 4 2460 रुपए। कितना हो गया? 2460 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य कितना था, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य ये था, दोनों का क्रय मूल्य, और दोनों का विक्रय मूल्य इतना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें लाभ ही दिख रहा है ना दोनों में, है ना। मतलब क्या है, 2400 और 2460 में तो भाई लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय मूल्य कितना था? 2460 माइनस 2400, तो कितने का हुआ? 60 रुपए का। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा पूरा क्वेश्चन देखा, हमने दोनों का क्रय मूल्य निकाला, दोनों का विक्रय मूल्य निकाला, और दोनों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में यहां हमने लाभ पाया, और लाभ कितने का पाया? 60 रुपए का लाभ पाया। तो ये देखा क्वेश्चन सिस्टमैटिक किया, कैसे किया ये दोनों आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहां दिया है वेट, मतलब टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स मतलब मैं आपको बता दूं,
मान के चलिए आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, उसका मूल्य 50 रुपए है। ये जो मतलब जो चीजें होती हैं, ये है फैक्ट्री। मान के चलिए ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री पे अगर कोई चीज बनती है तो वो दुकान तक आती है ना, और दुकान तक फिर आप तक आती है। ठीक है, आप तक आएगी। तो फैक्ट्री पे अगर कोई चीज 50 की है तो दुकान पे आते आते इस चीज का जो मूल्य है वो 55 रुपए हो गया, और आप तक आते आते वो चीज 60 रुपए की हो गई। तो ये यहां पर 5 रुपए बढ़े और वहां पे भी 5 रुपए बढ़े, तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा हुए ना, मतलब फैक्ट्री से आप तक आने में वो चीज को कितने रुपए का सामना करना पड़ा, 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए क्या हो गए, टैक्स हो गए। अब ये टैक्स क्या होता है, जगह जगह की जो भी चीजें होती हैं, अब टैक्स मतलब कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कुछ ट्रांसपोर्ट का होता है, अलग अलग तरह की चीजें जो होती है वो यहां पर टैक्स के रूप में यहां पर हमें यहां मिलती है। तो वो हमें कितने की पड़ी, 60 रुपए की। तो यही टैक्स है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, शोरूम पे कपड़े खरीदने जाते हैं, या हम कोई भी शोरूम से नई कार खरीदने जाते हैं, तो वहां पर भी रोड टैक्स होता है, आरटीओ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐड करके मतलब एक्स शोरूम का मतलब क्या होता है कि जहां से गाड़ी फैक्ट्री से चली और शोरूम तक पहुंची, तो उसकी कीमत और फिर टैक्स लगने के बाद आपको कितने की मिल रही है, वो पूरी कीमत उस पर नापी जाती है। तो यही होता है टैक्स। यही यहां पे बताया है वेट टैक्स क्या होता है। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाहिद ने एक कूलर 10% कर सहित 3300 रुपए में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले उसका कूलर का मूल्य क्या था। मतलब ये जो रेट दिया है ना 3300 रुपए, ये बताया हुआ है कि ये उसने एड टैक्स उसके अंदर ऐड है। ठीक है, लेकिन अगर टैक्स को हटा दूं तो ये प्राइस कितने का था, तो हम लिखेंगे माना कूलर का मूल्य पहले x रुपए है ना, हल में लिखेंगे माना कूलर का मूल्य है ना, कूलर का मूल्य टैक्स के पहले, टैक्स जुड़ने के पहले, टैक्स जुड़ने के पहले x था। ठीक है, अब जो भी कूलर का पहले रुपए थे उस तो टैक्स उसमें ही जुड़ा, कितना जुड़ा, 10%। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेट कितना लगा, x पे 10%, 10% मतलब 100, तो हो गया x बटा 10। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। जो विक्रय मूल्य होता है ना, उसमें जुड़ता है सबसे पहले विक्रय मूल्य, मतलब ये विक्रय मूल्य जो होगा वो किसके साथ होगा, हमारा क्रय मूल्य के साथ प्लस लाभ, लाभ नहीं टैक्स। ठीक है, आप इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हो, अंकित मूल्य भी बोल सकते हो, फिर उसके बाद टैक्स लगाने के बाद जो प्राइस मिलेगी वो भी बोल सकते हो, है ना। हमने इसको क्रय मूल्य से संबोधित किया। तो देखो बेचा कितने में, 3300 रुपए में। कूलर का पहले का प्राइस कितना था, x। अब इस पे टैक्स ऐड हुआ, x बटा 10। ठीक है, तो ये 3300 रुपए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस x बटा 10, तो 11x, $3300 बराबर 11x बटा 10। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3300 गुणा 10 बटा 11, 11 तिया 33, 3000 रुपए। एक्स को हमने क्या माना था, टैक्स जुड़ने के पहले का रेट। ठीक है,
तो ये हो गया x की वैल्यू 3000 रुपए। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और टैक्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद यहां पर हमने देखा कि कैसे वैल्यू जो होती है वो पहले की टैक्स जुड़ने के बाद क्या हो जाती है, टैक्स के पहले क्या होती है, वो प्रतिशत में इनको सबको कैसे करेंगे यहां हमने देखा। बहुत आसान और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो कि हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, कुछ अलग से मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करिए। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, ठीक है। सोमवार को 169 मतलब 169 व्यक्ति गए। तो चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रतिशत निकालना है। तो हम हल में आएंगे, हल में देखेंगे कि रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति कितने हैं, 845। तथा सोमवार को क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे बता देते हैं। तो रविवार को 169, ठीक है। तो व्यक्तियों में कमी, व्यक्तियों में कमी जो आई, कमी मतलब एक तरह से हानि आई, तो कितनी हुई 845 माइनस 169, 845 माइनस 169 निकाल लेते हैं। तो 845 और 169, 13 में से 9, 15 में से 9 के घटा दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 6, ठीक है। और उसके बाद यहां हो गए 13, 13 में से 6 को घटाया तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे भी 6, 676। कितने लोग हुए 676। अब मुझे क्या निकालना है, मतलब प्रतिशत निकालना है। तो देखो 676 लोग थे और कितने 845, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो यहां पे 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 के पहाड़े से 676 को काटते हैं। तो 676 को जब 13 के पहाड़े से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 52, और 1300 845 को काटते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, ठीक है। फिर 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 20 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो 20 चौको 80, तो 80% लोगों की कमी आई उस दिन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। पूछा क्या था, हमें पूछा था कि चिड़ियाघर 845 गए सोमवार को, है ना, मतलब रविवार को 845 लोग गए, सोमवार में 169 लोग हो गए। तो सोमवार में ऐसा लिख सकते हैं, सोमवार में व्यक्तियों में कमी, तो हम लिख सकते हैं सोमवार को व्यक्तियों में कमी। तो 845 माइनस 169 तो 676 हो गए। अब उसके बाद क्या करा, उसके बाद हमने जो कमी का प्रतिशत निकाला। तो कमी का प्रतिशत निकालने के लिए जो टोटल लोग गए थे उसमें से कमी का प्रतिशत निकाला था। तो दोनों को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 80% लोगों की उस दिन कमी आई। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगले दिया है वीसीआर और टीवी में प्रत्येक को 8000 में खरीदा। वीसीआर और टीवी को प्रत्येक को 8000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर 4% हानि और टीवी को 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ कि हानि हुआ, दोनों का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वीसीआर का क्रय मूल्य, ठीक है। हल में लिखेंगे वीसीआर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। वीसीआर का क्रय मूल्य 8000, ठीक है। तो दुकानदार को 4% हानि, तो वीसीआर को बेचने पर हानि, वीसीआर को
बेचने पर हानि। तो हानि कभी भी निकालते हैं तो उसके क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो कितने प्रतिशत हुआ? 4%। ठीक है ना, 4%। तो 8,000 का 4% कितना हो जाएगा? 8,000। तो 4/100, 0 से 0 गया, 8 चौको 32, 320 रुपए। तो है ना, तो टीवी वीसीआर का विक्रय मूल्य कितना हो गया? वीसीआर का विक्रय मूल्य, वीसीआर का विक्रय मूल्य हो गया तो 8,000 माइनस 320। 8,000 में से 320 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गए, 8 बचा, 7 में से 3 गए, 4 बचा, और ये हो गया 7। ठीक है, ओ सॉरी, यहां पे 0, 10 में से 8 गया, 9 में से 3 गया, 6 बचा, और ये 7, 7680। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7680 रुपीज में बेच दिया। यहां पर एक लाइन और ऐड कर देता हूं मैं, है ना, टीवी और वीसीआर का क्रय मूल्य यहां लिख देता हूं मैं। टीवी और वीसीआर का क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, ठीक है ना, का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य निकाला, तो यहां पर हम कुल क्रय मूल्य को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 8,000 प्लस 8,000, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपए। ठीक है ना, 8,000 प्लस 8,000, 16,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम बताएंगे किसका? टीवी का, है ना, टीवी का। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना था? 8,000। अब टीवी को बेचकर लाभ कितना हुआ? 8,000। कितना हुआ? 8% लाभ हुआ, है ना, तो 8%। तो 8 × 64, 640। तो अब लाभ हुआ, तो लाभ निकालना है, तो लाभ को कैसे निकालेंगे? मतलब उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये देखिए 8,000 प्लस 640, 8,000 में 640 को लाभ को प्लस कर देंगे, तो 8,000 और 640, तो 8,640। अब हम निकालेंगे कुल क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे? कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8,640 और 7,680। तो 8,640 प्लस 7,680, चलो प्लस कर लो। 8,640 और 7,680, चलो 8 और 4 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, है ना, 8 और 8 ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 8 16, 1632 रुपीज़। सबके आगे रुपीज़ आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब ये तो आ गया, इसको एक काम करिए, अब निकालना है लाभ, है ना। कुल विक्रय मूल्य आ गया, कुल क्रय मूल्य ये रहा। अब देखिए लाभ कैसे निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए हमें अलग ही दिख रहा है कि यहां पर लाभ हुआ है वो 320 रुपए का लाभ हुआ है ना, 320 रुपए का लाभ वो अलग ही दिख रहा है, क्योंकि जब हम लाभ निकालेंगे, है ना, लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालते हैं तो यहां पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 16,320 और क्रय मूल्य था 16,000 रुपए, तो आ गया 320 रुपए लाभ। अब चलिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 320
16,000 गुणा 100%, 2 0 से 2 0, 1 से 1, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2% लाभ हुआ। ये हो गया सॉल्व। हमने यहां पे फॉर्मूला जो लिखा था वो यहां पे बता देता हूं। हमने लिखा था लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और ये प्रतिशत, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। यहां पे फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से लिखा ताकि समझ में आ जाए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि कहां हमें लाभ हुआ, कहां हानि हुआ। यहां पे लाभ हुआ तो हमने लाभ प्रतिशत निकाला, अगर हानि होती तो हम हानि प्रतिशत निकालते। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को निकाले हैं अपने रिवीजन में, ताकि आप उनका रिवीजन करोगे तो एक तरह से हमारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। एक टेलीविजन है, उसका मूल्य 13,000 रुपए है। इस पे 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। तो विनोद को इस टेलीविजन को कितने में खरीदेगा, तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये है जो टेलीविजन का जो मूल्य है, जब इस पे 12% में टैक्स लगा दूंगा तो ये टेलीविजन कितने का हो जाएगा, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा उसकी हम बात करेंगे। तो हम लिखेंगे टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य लिख लेंगे, या टेलीविजन का मूल्य लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,000। ठीक है, अब उस पे बिक्री कर लग रहा है। बिक्री कर कितना लग रहा है, बिक्री कर लग रहा है 13,000 पर 12%, 12% बिक्री कर लग गया। 2 0 से 2 0, तो 130 प्लस 12, ओ 130 गुणा 12, 12 3 36, 36 की 6 हासिल का 1, 12 कम 12, 13 14 15, 1560 रुपए क्या लग गया, कर लग गया। अब क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करूंगा, विक्रय मूल्य मतलब जब बेचूंगा तो जो उसका मूल्य है और उसके मूल्य पे क्या टैक्स लगाऊंगा, बिक्री कर लगाऊंगा। ठीक है, बिक्री कर जो है, जो बिक्री कर है ना, बिक्री कर वो जोड़ूंगा ना मैं, तब उसको मिलाकर बेच दूंगा। तो 13,000 रुपए मूल्य था और उस पर बिक्री कर मिला दिया, 1560 रुपए कर लगा दिया। अब टेलीविजन कितने का हो गया, 13,000 और 1560 रुपए, तो 0 6 5 4 1, तो 14,560 रुपए, 14,560 रुपए हम कहेंगे कि उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 14,560 रुपए होगी। देखो जाहिर सी बात है, टेलीविजन लेने गए 13,000 रुपए। अब ये तो क्या है, उसका शोरूम प्राइस है, फिर उसके बाद उस पर टैक्स वैक्स जो भी लगेगा वो लगाने के बाद आपको ये जो प्राइस मिलेगी वो 1560 रुपए ने ऐड कर दिया। तो 1560 रुपए जब 13,000 रुपए में ऐड होगा तो वो टेलीविजन 14,560 रुपए का आपको पड़ेगा। इस तरह से बिक्री कर टैक्स वैक्स ऐसे लगते हैं और हमें पूरी वो कंप्लीट चीज कितने में मिलती है, इस क्वेश्चन का पूरा हमें यहां पर बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5,400 रुपए में खरीदा। मतलब जब मैंने इसको खरीदा तब मैं ये टैक्स में इस पे दे चुका था। वेट को जोड़ने से पहले इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब जब ये वेट नहीं जुड़ा था तो उसका मूल्य क्या था, तो हम लिखेंगे वेट जुड़ने से पहले माना वेट जोड़ने से पहले वेट जोड़ने से पहले मूल्य
x रुपए था, x रुपए था। अब x रुपए पे ही तो ये टैक्स लगेगा, तो x का 8% क्या हो जाएगा, x गुणा 8/100। ठीक है, x का 8%। ठीक है, अब करो, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, x का 8%, तो 2/25। एक बार फिर से देख लो कैसे किया, कैंसिलेशन अच्छे से देखा करो, यही करो, तो x गुणा 8/100। अब आप चाहो तो 8/100 भी लिख सकते हो और उसको भी टैक्स के साथ जोड़ सकते हो। चलो मत कैंसिल करो, इसको ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है, अब देखो, अब विक्रय मूल्य, वही चीज, विक्रय मूल्य मतलब ये x क्या है, वेट को जोड़ने के पहले का मूल्य, और x क्या है, वेट। x और वेट जोड़ा तो 8x अपॉन 100, और कितने में विक्रय मूल्य कितने में गया, 5400। तो ये हो जाएगा 5400, 100x प्लस 8x अपॉन 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5400 बराबर 108/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 5400 गुणा 100/108 बराबर x। चलिए, अब आता है कैंसिल करने की बारी। तो 108 को और 54 को कौन से काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, उसको देख लेते हैं। छोटे से पहाड़े से कैंसिल किया करो। पहले आप एक काम करिए, 108 को 3 के पहाड़े से कैंसिल करिए, 3 से, तो 3 तिया 9, 3 चंग 18, 36। ठीक है, कितना आया, 36। और 54 को भी 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 3 के पहाड़े से कट जाएगा, है ना, 3 छंग 18, या 6 के पहाड़े से, 6 थी 18, 6 छंग 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब जो बचा 100 गुणा, यहां पे बचा आपका 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, नीचे 2। ठीक है, अब यहां हो जाएगा 2 पंजे 10, 5000। x की वैल्यू आ गई 5000 रुपए। कैसे कैंसिल किया, आप इसको देख भी सकते हो, आप अपने हिसाब से भी कैंसिल कर सकते हो। बस ध्यान रखना कैंसिलेशन करने में दिक्कत ना हो। हमें यह पता पड़ गया कि भैया इसके पहले की जो प्राइस थी ना वो 5000 रुपए थी, और वेट जुड़ने के बाद मतलब कितना वेट जुड़ा, 400 रुपए वेट जुड़ा, ताकि वो जुड़ के वो विक्रय मूल्य कितने में हुआ, 5400 रुपए में हुआ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारी लाइफ में इनका यूज होता ही है, और हर जगह होता है। आप कुछ भी खरीदने बेचने जाते हैं तो आपको टैक्स से जैसा शब्द आपको सुनने को मिलता ही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, 10,000 की राशि पे 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए ली जाने वाली उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, 10 वर्ष की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहां पे देखेंगे हल। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 10,000 पे 1 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है, 10,000 पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 5 गुणा 100 गुणा 10,000, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया, 1500 रुपए। अब इस 1500 पे तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा,
2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1500 गुणा 2 तो 3000 रुपए, 15 दूनी 30, 3000 रुपए। ठीक है, 20 3000 रुपए। अब उसके बाद ये रुपए है, ये भी रुपए है। अब क्या होगा, भुगतान की जाने वाली राशि क्या हो जाएगी, भुगतान की जाने वाली राशि मतलब मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो 3000 10,000 प्लस 3000 तो कितना हो जाएगा 13,000 रुपए। ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन अमाउंट। आया समझ में? हमने पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाला, 1 वर्ष में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वर्ष का निकल गया, तो ये 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज, ये हमारा मूलधन था 10,000 रुपए। फिर उसके बाद हमने जब ब्याज को ऐड किया तो 13,000 रुपए मिश्रधन निकल के आ गया, मतलब अमाउंट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो आगे देखते हैं हमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। एक टीवी 21,000 में खरीदा गया, 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवलंबन हो गया। अब मूल्यन हो गया। अब मूल्यन का मतलब होता है कि जिस रेट में टीवी खरीदा गया 1 साल बाद उसकी प्राइस कम हो गई। तो प्राइस कम होने का मतलब यह होता है कि रेट को कम हो जाना, मतलब प्राइस घट जाना। तो 1 वर्ष बाद उसका प्राइस क्या हुआ, तो चलिए प्रिंसिपल जो हमारा है वहां पर 21,000 रुपए है। ठीक है, जो रेट है वो 5% है। ठीक है, और कितने वर्ष की बात हो रही है, 1 वर्ष पश्चात, मतलब n कितना है, वो 1 वर्ष है। चलिए, डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर p 1 माइनस r अपॉन 100 और यह है n। तो यहां पर हो जाएगा 21,000, 1 माइनस r कितना है 5/100 और n है 1 वर्ष। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 21,000, 21 माइनस 1/20 तो 19/20। ठीक है, 19/20 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। अब आ गया 2100। 2100 को 2 से भाग दीजिए। 2100 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, जब 1 उतार 0 लिया, 1 0 यहां पे है, 2 पंजे 10 और 1 0 बच गया, वो यहां हो गया। तो डिवाइड करने पे कितना आया 1050। चलिए, डिवाइड करने पे कितना आया, इसको जब हमने डिवाइड किया तो आ गया 1050। अब 1050 को हम 19 से गुणा कर देंगे तो 1050 को जब 19 से गुणा करेंगे तो 0, 19 पंजे 95 और 19। ठीक है, देखिए 0 का 0, 19 पंजे 95, 95 की 5 हासिल का 9, ये नीचे आ गया और 19 एकम 19। ये हमारा जो रेट घट के आया, मतलब 21,000 रुपए प्राइस थी और 1 साल बाद उसकी प्राइस कितनी हो गई, घट के इतनी हो गई, मतलब डेप्रिशिएट हो गई वैल्यू। तो बहुत आसानी से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन देखा कि जब प्राइस घटता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। आया समझ में? बहुत इजी है क्वेश्चन, अगर आप करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बस रिवीजन को बनाए रखिए, क्वेश्चन जितने भी उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज अभी तक तो हम निकालते हुए आए हैं, तो इसमें हम लोगों ने चक्रवर्ती ब्याज को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें दी है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हल पे जाएंगे तो यहां पे P बराबर दिया है 10,800 और n बराबर दिया हमें 3 वर्ष, और यहां पे जो दर दी है ना, मतलब r दिया है वो 12 सही 1/2 को मैं लिख लेता हूं। 12 दूनी 24, 25/2%। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना मिश्रधन का। मिश्रधन के लिए क्या लगाएंगे, a बराबर p क्या है 10,800
1 प्लस आर, आर कितना है 25, और ये नीचे 100 रहता है, तो 2 गुणा 100 कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, और यहां हो जाएगा कितना 3, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर, ए बराबर 10,800 1 प्लस 25/200 3, ठीक है ना। 25 के पहाड़े में 200 कितनी बार में आता है, 25 अट्ठे, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। चलिए आगे क्या है देखते हैं यहां पर हम, तो 10,800, 8 का इधर एलसीएम हो जाएगा, तो 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/9, और यहां पर 3 ही रहेगा। अब उसके बाद 10,800 गुणा में 9/8, 3 बार लिखेंगे 9/8 और 9/8, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें एक देखने को यह मिल रहा है कि यहां पर आप 8 से इसको कितनी बार में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 को इसको कैंसिल करना है, और 10,800 8 से क्या कटता है, तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। तो 10,800 को हम 8 से करके देखते हैं, तो 8 एकम 8, 2 आ जाएगा, 8 तिया 24, और यहां से एक 0 उतरेगा, 8 पंजे 40, तो यहां पर हमने, और ये 0 ऐसा कैसा, 8 से हमने जब इसको कैंसिल किया तो 1350 आ गया, एक 8 से हमने इसको कैंसिल कर लिया। अब देखते हैं हम कहां तक जाते हैं, है ना। अब 1350 8 से तो नहीं होगा, हम चाहें तो इसको 2 से आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 1350 को अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं या 2 से कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो 2 से कैंसिल करने पे ये 675 आ गया, और ये हो गया 2 चौको 8, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, वो लिख लेता हूं, 675 गुणा में 9 गुणा में 9 और गुणा में 9 बटा 32, 8 चौको 32। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहां पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिससे हम लोग आराम से क्या कर सके, आपस में कैंसिल कर सके। अब हमारे पास एक ही चाह रहा है, तीनों को गुणा कर देना, तो नम्मा 81 होता है, दोनों को गुणा करूंगा तो नम्मा 81, 81 में जब 9 का गुणा कर दूंगा तो 9 एकम 9 और 8 नम 72, 729, तो कितना आ जाएगा 675 गुणा 729/32, ठीक है। इसके पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने एक चीज ये ध्यान देना है हमें कि जब भी हम लोग किसी भी चीज का गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो उसके अंदर जो गुणा भाग के हैं क्वेश्चन वो थोड़े से बड़े हैं, तो इससे आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी गुणा भाग करने की, लेकिन हमें इसके अंदर गलती नहीं करना है। इसलिए मैं आपको गुणा करके भी दिखाता हूं और आपको बताता भी हूं कि गुणा करके आएगा क्या। तो चलिए अब मैं यहां पर आपको 729 का गुणा करके दिखाता हूं, काय में 675 में। तो चलिए करते हैं, 9 पंजे 45 की 5 हासिल का 4, है ना, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल का 1, 5 सते 35 और 1 36। तो चलिए 5 से तो गुणा हो गया, एक बार यहां पे क्रॉस लगाएंगे। अब 7 का पारा पड़ेंगे, 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 15, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल का 2, 7 सतह 49, 50 और 51, ये हो गया। अब उसके बाद 2 क्रॉस लगाएंगे, अब 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल का 5, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, 17 की 7 हासिल का 1, है ना, 6 7 42 और 1 43। तो ये हमारे पास किसको गुणा करने पे आया, दोनों को आपस में गुणा करने के बाद ये संख्या आई, 5 का 5 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 3 7 और 1 8, देखो 7 और 3 10, 11 12, 12 की 2 हासिल का 1, है ना, ये हो गया, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 4 कितना आया 492075, कितना आया 492075, भाग में आ जाएगा 32, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 32 का भाग दे देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 32 का भाग दे देंगे,
हमारे इस क्वेश्चन में। तो चलिए 32 का भाग देने पे हमें क्या मिलता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो आंसर आया है वो यहां पे ही लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को वहां पे स्पेस मिल जाए। तो 492075 का हम भाग देंगे 32 से। तो चलिए यहां पे हम 32 से भाग देते हैं, तो भाग देने पे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यहां लिखते हैं 32। अब देखिए 32 का पहाड़ा अगर मैं 2 बार पढ़ता हूं तो 2 तिया 6, तो ये 49 से ज्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम 32। तो चलिए 32 से कम 32। 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 4 में से 3 गया, 1 बचा, यहां से 2 को उतार लीजिए। अब देखिए 32 का पहाड़ा मैं पढ़ता हूं कितनी बार, तो 32 गुणा 3 करता हूं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 और ज्यादा बार जाइए। 32 का 4 बार पढ़िए, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128। थोड़ा और आगे जाइए, है ना, 5 बार करिए, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160। अब एक बार और 6 बार और पढ़ के देखो, शायद हम लोग करीब आ जाएं। तो 6 दूनी 12, 12 की तो आंसर 1, 6 तिया 18 और 1 19। देखिए 192 बड़ा हो गया, तो हम 5 बार ही रखेंगे, ठीक है। 5 बार करने पे क्या आ रहा था, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो 32 पंजे 160, ठीक है। तो यहां रख देंगे 160। चलिए 2 हो गया, यहां से 1 हो गया। अब यहां से हम लोग उतारेंगे 0, ठीक है। यहां से हमने 0 उतार लिया, एक बार 2 उतर गया, अब 0 उतर गया। चलिए 32 का पहाड़ा, 32 दूनी कितना, 32 तिया कितना होता है देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 32 चौको 4 दूनी 12, वो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, जो कि 120 से ज्यादा है। तो 32 तिया 96, तो 32 तिया 96 कर देते हैं यहां पर हम। चलिए तो 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा, और 12 में से 9 गया तो कितना हो गया, देखिए 11 में से 9 गया तो 2 बचा, ठीक है। अब यहां से हम उतारेंगे 7, ठीक है। अब यहां से उतारा हमने 7। अब 247 है, अब इसको हम लोग 32 का पहाड़ा थोड़ा ज्यादा बार ले लो, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22, है ना, 224 होता है। एक बार 32 का पहाड़ा 8 बार और पढ़ के देख लो, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25। तो देखो 256 तो बड़ा हो गया, 7 बार लेते हैं, ठीक है। तो 7 बार लेने पे आपको 224 मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 7 में से 4 गया, 3 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब यहां से हमने उतारा 5, ठीक है। अब 32 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने में हमको कितना मिल रहा था, 32 का पहाड़ा जब हमने 8 बार पढ़ा तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25। तो 25 बार पढ़ा जब हमने 8 का पहाड़ा, तो 32 अट्ठे तो 256, तो यहां पर 32 सत्ते ही आएगा, मतलब 32 सत्ते कितना हो जाएगा 224, ठीक है। तो ये 5, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया और एक 0 बढ़ा लिया, है ना। तो 32 तिया जो हो रहा था, देखो 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 तिया 96 और 32 चौको कितना हो रहा था, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहां पे 32 तिया 96, ठीक है। तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 0 और ले लो। अब 32 पंजे कितना होता है, बस एक बार और ले लो, तो 32 पंजे, तो 32 पंजे, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, 32 चौको ही जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहां पर हमने जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15377.34, ठीक है। यह आ गया हमारा 32 से पूरा डिवाइड करने पे हमारा ये आंसर आया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, अमाउंट कितना आया, 15377.34। अब मुझे क्या निकालना था, चक्रवर्ती ब्याज निकालना था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो CI इज इक्वल टू होता है A माइनस P, तो ये हो जाएगा 15377.34 माइनस कितना है 10,800। तो यहां पे हम थोड़ा सा जगह लेंगे, तो यहां हो जाएगा 15377.34 माइनस 10,800। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 15377.34 12801.0 और 0, तो यहां आ जाएगा 4377
13 में से 8 चले गए तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां हो गया 4, तो आ गया 4577.34 रुपीज। यहां हमने आंसर निकाला और देखा कि भाई किस तरह का आंसर हमें यहां पे देखने को मिला, और मैंने आपको ये पूरा डिवाइड करके दिखाया, और पूरा डिवाइड करने के बाद यहां पर हमने ये भी देखा कि भाई हमारा आंसर यहां पर क्या आया है, डिवाइड करने पे क्या आया है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, एक एक पूरी चीज हमने करके देखी है ना, और हमने पूरा आंसर यहां पे लाके दिखाए, बिल्कुल आंसर ठीक आया है, कहीं से कोई गलत नहीं है। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस में अपने एक एक चीजें करके देखो, है ना, आपका पूरा आंसर आएगा, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चक्रवर्ती ब्याज निकालना था तो चक्रवर्ती ब्याज में हमने a माइनस पी किया तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहां पर हमारा वर्ष ऐसा दिया हुआ है और 10% दिया हुआ है। रिवीजन में मैंने यहां पर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेके रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए यहां पे वर्ष हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा देखते हैं। तो P बराबर कितना है 18,000, ठीक है, N बराबर दिया है 2 सही 1/2, और जो एन दिया वो जो दर दी है वो दी है 10%। तो कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अमाउंट हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले 1 + 10/100, यहां पे पावर कितनी है 2, यहां लगा देंगे। उसके बाद 1 + 10/100 तो यहां पे भी लिखेंगे, और यहां पे 1/2 है, मैं यहां लिख दूंगा 1/10, ठीक है, 1/2, ठीक है। ये इसका तरीका होता है कि एक फॉर्मूले के आगे यहां हम ये 2 लगा देते हैं और अगले फॉर्मूले के आगे 1/2 को गुणा कर देते हैं। तो 1 0 से तो 1 0 चला गया, और यहां पे भी 1 0 से 1 0 चला गया। बचा क्या, यहां बचा 1 + 1/10, और यहां क्या बचा, अमाउंट तो हम लिखना ही भूल गए, आप लोग याद भी दिलाते हैं, तो यहां हो जाएगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा 1 + 1/20। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो ये 18,000 गुणा में हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 11/10, 2 बार लिखेंगे 11/10 गुणा 11/10, और यहां 21/10, ठीक है, यहां लिखेंगे 21/10। क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर मैं स्टेप अगर यहां पर एक और बढ़ाता हूं तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 20 + 1/20। तो यहां पे पावर 2 थी तो 10 और 1 11, और यहां पे 2 बार था तो 11/10 11/10 2 बार लिखा। चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 1 0 से 1 0, ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 2 9 18, यहां पे हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 9 18, हमारे पास बचा क्या 9 × 11 × 11 × 21, ठीक है। तो देखो 9 11 को 2 बार गुणा करते हैं तो 121, और 21 जो है वो ऐसा का ऐसा। अब आपको लग रहा है तो आप सबसे पहले 9 में 121 का गुणा कर दो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 किया हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, और 21। चलिए हमने क्या करा, मैं आपको करके दिखा देता हूं। 121 में मैंने 9 का गुणा कर दिया था, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 किया हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, तो यह आ गया 1089। अब 1089 में 21 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 का मल्टीप्लाई करने पे 9801 तो हमको मिलेगा ही। 2 9 18, 18 की 8 हासिल का 1, है ना, 9 दूनी 18, और 2 8 दूनी 16, 16 और 1 17, और 1 ऐसा का ऐसा, और 2 एकम 2, तो 9 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, यहां हो जाएगा 8 2 और 2, यहां हो जाएगा 22869। कितना आ जाएगा 22869। देखो क्या करा, 1089 को जब हमने 21 से गुणा किया तो क्या हो गया था, एक बार गुणा दोबारा से करके देखो। हम बार बार चेक इसलिए करते हैं ताकि हमारी गलती कहीं नहीं हो जाए, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन है गलती हो जाएगी तो फिर वापस से हमें करके देखना पड़ता है। तो गुणा फिर से करके देख लो, तो 9801 आ गया। उसके बाद 2 9 18 की 8 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये 0 की दर 17 ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, अब बचा क्या 9 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 8 2 और 2,
22,869 ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा अमाउंट। ठीक है, ये निकल गया हमारा अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट तो निकल गया, अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को मतलब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था 22,869 माइनस 18,000 को कर देंगे माइनस। तो चलिए 22,869 18,000 9 6 8 12 में से 8 गया, तो 12 में से 8 गया तो बचा 4, तो 4869 हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा वो आएगा 4869 रुपीस। ठीक है, यहां पर भी रुपीस लगाया करिए भाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया जो कि हमने करके दिखाया। और बस हमने इसके अंदर क्या नई चीज सीखी, हमने उसका ध्यान रखा, नई चीज का ध्यान रखा और हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चन मैंने इस रिवीजन में लिए हैं ताकि आप लोग उन सारे क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लोगे। तो अगर आपके सामने अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके आता है तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है कि 8,000 पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, है ना, अर्धवार्षिक रूप से मतलब 8,000 का एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या चीजें लगती हैं और वार्षिक में क्या चीजें लगती हैं, इस चीज का ध्यान रखा करिए। देखिए प्रिंसिपल तो आपका 8,000 है, ठीक है, और आपका जो एन है, जो समय है वो एक वर्ष है और दर है 9%। देखिए जब भी अर्धवार्षिक की बात करते हैं तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा साल। तो आधा साल जब भी हम बात करेंगे तो दर में क्या कर देते हैं, 2 का गुणा, 2 का भाग, और समय में कर देते हैं 2 का गुणा। ठीक है, अर्धवार्षिक है तो उसमें समय में 2 का गुणा कर देते हैं और दर में इसमें 2 का भाग कर देते हैं। तो ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, 2 वर्ष। ठीक है, अब 9% दिया है तो 9/2 हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला आता है, अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास सारी चीजें सेट हो गई हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो A बराबर P, P की जगह क्या रख देंगे हम लोग, P की जगह रख देंगे 8,000 और 1 + 9/200 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9/100 होता है। तो 9/100 होता है तो मैंने इसको क्या कर दिया, 9/200 कर दिया, 2 में 100 का गुणा हो गया और यहां पे हो गया 2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 8,000 गुणा में 200 का गुणा यहां, तो 200 + 9/200। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8,000 गुणा में 209/200 गुणा में 209 गुणा 200, है ना, 209 हो जाएगा। तो 209 के ऊपर पावर 2 लगी है तो 2 बार लिख देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 चली गई और 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप चाहो तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, और उसके बाद ये जो 2 है ना, यहां पे 2 रह गया है। देखो फिर से देखना है ना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रह जाए। यहां कितना था, 8,000। ठीक है, ये था 200 और ये भी था 200। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको कैंसिल करके दिखाता हूं तो यहां पर हम लोग कैंसिल करते हैं, ये लीजिए कैंसिल करा। देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, अब आपके पास क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक है, फिर उसके बाद 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब मेरे पास बचा क्या, 209 गुणा 209/5। ठीक है, 209 गुणा 209/5। अब 209 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये चीज यहां लिख देते हैं। तो 209 गुणा 209/5। चलिए अब सबसे पहले 209 और 209 का हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 209 और 209 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो चलिए 209 गुणा 209, तो नम्मा 81 और 9 एकम 9 18। ठीक है, देखो नम्मा 81, 81 का 1 हासिल आया 8, 8 यहीं आ जाएगा, 9 दूनी 18। उसके बाद 0 0 0 0, अब 2 क्रॉस लगाएंगे,
2 नम 18, तो यहां पे हमने रख दिया 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, 0 रहता है तो हासिल ऐसी कैसी नीचे आ जाती है, तो 1 8 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल का 1 1 2 3, कितना बता यहां पर 4 3 6 8 1 बटा 5, यह आपके सामने गुणा करने पर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे भाग, इसका क्या करेंगे, हम इसका भाग करेंगे। तो भाग करने पे क्या मिलेगा, 4 3 6 8 1 का भाग करेंगे तो 4 3 6 8 1 का भाग करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 31 बचेगा, तो 5 छका 30, पॉइंट लगाएंगे और 5 दूनी 10, कितना आया 8736.2, ये आया। ठीक है, 2 0 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, 2 0 भी कर सकते हो। अब ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, क्या चक्रवर्ती ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकालना था। तो चलिए CI निकालेंगे, क्या होता है A माइनस P, तो कितना आया 8736.20 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8000 का आप इसमें कर दीजिए माइनस, तो चलिए क्या है 8736.20, तो यहां पे 0 0 1 2 3 और ये 8, तो ये 02.637, तो 736.20 रुपीज। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, कैंसिलेशन किया। कितनी सारी चीजें हमें एक ही क्वेश्चन में करने को मिल रही हैं, जो कि हमने इसको सॉल्व करके देखा। और यहां पर हमें यह चीज भी पता पड़ रहा है कि इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से हम लोग कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है फेबिना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और उधार लिए, और राधा ने उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, किस अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। देखो फेबिना ने जो पैसे लिए वो साधारण ब्याज पे लिए, ठीक है, और जो राधा ने जो पैसे लिए वो चक्रवर्ती ब्याज पे लिए। जब मैं दोनों के ब्याज को माइनस करूंगा तो मुझे पता पड़ेगा किसका ब्याज ज्यादा है, उसका पता करना है। तो चलिए पहले हल पे आते हैं, और हल पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फेबिना की बात करते हैं। तो फेबिना ने जो पैसे लिए, फेबिना का जो प्रिंसिपल था वो 12,500 था, वर्ष कितना था, टाइम 3 वर्ष था, और दर कितनी थी 12% थी। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो 12,500 गुणा में 3, 12 गुणा में 3 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 12,500 मतलब 125 गुणा 12 गुणा 3, तो 12 तिया 36, तो 125 और 36 का गुणा कर दूंगा मैं। कैसे, 125 तो था, और देखो 125 कैसे आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 की 5 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, ये हो गया। अब उसके बाद 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो 0 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल का 1, तो आ गया 4500। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4500, मतलब 4500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, राधा का काम करना है। राधा ने क्या किया भैया, ये राधा है, राधा का जो प्रिंसिपल था वो कितना था 12,500 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज जो समय 3 वर्ष जो था, है ना, केवल जो दर है वो अलग थी, इसका भी समय जो था वो 3 वर्ष था, पर जो दर थी आर जो था वो 10% था, ठीक है। तो अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले अमाउंट, तो हो जाएगा 12,500
1 प्लस 10/100 और n की जगह 3, 1 0 से 1 0 हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसको अब जल्दी करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। क्यों हुआ आप लोग जानते ही हैं, 10 का गुणा जब 1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 1 में 10 और 1 11, 11/10। तो देखो 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया, है ना। देखो 25 का करेंगे तो 25, देन 5 दूनी 10, ठीक है। अब 25 11 11 11 मतलब 25 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11/2, ठीक है। अब 11 और 11 का जब दो बार गुणा करता हूं तो 121 आता है और 121 में फिर 11 का गुणा कर देता हूं तो 121 गुणा 11 तो 1331 आएगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं। तो यहां पे 121 गुणा 121 तो यहां पे 1331, तो 1331 गुणा में 25, तो 25 गुणा 1331 गुणा में 2, 1331 का जब हम 25 से गुणा करेंगे तो 25 से गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 25 से गुणा करने पे हमें मिलेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 की 5 हासिल का 1, देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 की 5 हासिल का 1, फिर उसके बाद 5 तिया 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, ये आ गया। उसके बाद अब 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो आ गया 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का 1, 33275 कितना आ गया, 33275, 33275। अब 33275 जो आया है इसका हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है ना। जब हम इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे देखिए हमें क्या मिलता है, तो 3375 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14.5 कितना मिला, 16637.5, ये हो गया, डिवाइड करने पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा अमाउंट आया है, ये हमारा अमाउंट आया है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो ये होता है a माइनस पी, मतलब 16637.5 को माइनस कर देंगे 12,500 से। तो चलिए कर देते हैं 16637.5, यहां पे हम 1 0 कर दो तो 1 2 5 2 और 1, तो आ जाएगा 5 7 3 1 और 4, 4137.5 कितना आ गया, 4137.5। देखिए जब इसने राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया तो उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा, चक्रवर्ती ब्याज पड़ा, वो 4137 रुपए 50 पैसे, ठीक है। और उसके बाद जब यही फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया तो उसको 4500 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि फेबिना का सिंपल इंटरेस्ट महंगा, कितना महंगा, तो हम क्या करेंगे CI माइनस SI कर देंगे, तो CI नहीं SI माइनस CI, तो ये है 4500 और ये 4137.5 कर देते हैं माइनस। तो माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4500.0, 5 7 3 1 और 4, ये तो आ जाएगा 5। देखिए 10 में से 5 का कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। यहां हो गया 9, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहां हो गया 9, 9 में से 3 गया 6 बचा, यहां हो गया 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, 362.50 पैसे। यह हो गया हमारा क्वेश्चन। तो कितने रुपए ज्यादा पड़े फेबिना को, 362 रुपए 50 पैसे ज्यादा पड़े,
इस तरह से हमने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने जब देखा कि भाई क्या चीज महंगी पड़ी, क्या चीज सस्ती पड़ी, कौन सा ब्याज आपके लिए मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहां पर हमने वो सारी चीजें देखी और हमने आंसर निकाला, जो कि बहुत इजी ट्रिक है और बहुत आसान है। बस थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन डिवाइड इन सब का आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्या दिया हुआ है, वसुदेव ने 12% वार्षिक दर से 60,000 का निवेश किया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो पहला देखिए, हल की बात कर रहे हैं। पहला हो सकता है मैं पहला करने के बाद दूसरे के लिए मैं पहले को रफ करूं। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल जो दिया है वो कितना दिया है, 60,000, ठीक है, और जो रेट दिया है वो दिया है 12%, तो और जो समय दिया है 6 महीना, 6 महीना मतलब आधा साल, ठीक है, तो n मतलब आधा साल। अब देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी अर्धवार्षिक की बात करते हैं, अर्धवार्षिक की जब भी बात होती है तो अर्धवार्षिक में क्या करते हैं हम लोग, जो समय होता है उसमें समय को दुगना करते हैं और दर को आधी करते हैं, ठीक है, समय को दुगना करते हैं और समय को जो टाइम होता है वो दुगना हो जाता है और जो दर होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। 6% हो गई, 2 छंग 12। अब देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, A बराबर P कितना है, 60,000, 1 प्लस 6/100 और समय 1 साल है। हम कुछ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा आते हैं, 1 2 3 4 गुणा ये हो जाएगा 100 प्लस 6/100, ठीक है, अब ये हो जाएगा 60,000, है ना। हमें क्या निकालना है, केवल जो कितने पैसे, मतलब क्या लिखा है 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितना है, तो ये 60,000 है, तो ये 106 गुणा 100, क्योंकि अब वर्ष तो हमारा एक ही हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 600 का हम लोग क्या करेंगे, 106 में 600 का गुणा कर देंगे, तो 2 0, 6 छंग 36 और 6 कम 6, 636 636,000 रुपीज। ये आ गया कौन सा, ये आ गया हमारा कौन से, पहले वाले का। 6 महीने के अंत में उसको इतना ब्याज अमाउंट देना पड़ेगा, ये आ गया उसका 636,000 रुपीज। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें वसुदेव ने 12% दर पे 60,000 का निवेश किया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो 6 महीने के अंत में तो ये वाली राशि प्राप्त करेगा, ठीक है। अब हमको निकालना है 1 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष के अंत में क्या होगा, अब कंडीशन दूसरी कर रहे हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर अब हम कंडीशन दूसरी कर रहे हैं। चलिए सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा, सेकंड वाली कंडीशन में देखो 1 वर्ष के अंत में, केवल जो क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का मतलब ये वो पूरी चीजें चली जाएंगी यहां पर। अब 1 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष की बात कर रहे हैं तो उसको दुगना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, मतलब समय को दुगना करते हैं। तो अब क्या करेंगे, आगे वही फॉर्मूला, A बराबर ये हो जाएगा 60,000, 1 प्लस 6/100 और ये हो जाएगा यहां पर स्क्वायर, तो वही चीज 60,000 106 गुणा 100, ठीक है। अब 60,000 106 गुणा 100, 106 गुणा 100, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 0 से 2 0 चली गई, यहां पे भी 2 0 से 2 0 चले गई। अब क्या होगा, 6 गुणा 106 गुणा 106, ठीक है। अब 6 गुणा 106 गुणा 106, तो 106 और 106 को सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है, तो 106 गुणा 106, तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36
6 एकम 6, 6 चंग 36, 6 एकम 6, फिर 0 1 2 3, अब उसके बाद 3 2, उसके बाद 6 0 और 1, तो 6 3 6 और 6 12, तो कितना हो गया 1 1 2 3 6, 6 का गुणा करेंगे 1 1 2 3 6 में। चलिए तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 की 6 हासिल का 3, 6 तिया 18, 19 20 21, 21 की 1 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 13 14, 14 की 4 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6, 67416 रुपीज कितना आया 67416 रुपीज। ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में उसे इतनी राशि देना है और 6 महीने के अंत में उसको 63600, मतलब पहले वाले का आंसर क्या आया था अमाउंट, 6 महीने के अंत में उसको 63600 अमाउंट देना था और दूसरे वाले में अमाउंट उसको कितना देना था, एक साल में उसको 67416 उसको अमाउंट देना था। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को पूरा किया और उसके बाद हमने यहां देखा कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी और उसको हमने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बस ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं मैं कि भाई आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब भाग गुणा का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8000 का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए और तीसरे वर्ष का भी ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ, मतलब हमें जो प्रिंसिपल दिया है वो 8000 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद जो रेट दिया हुआ है वो 5% दी हुई है और उसके बाद जो समय दिया है वो क्या है 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष को हमें यहां पर दिया हुआ है। मतलब हम लोग यहां कर रहे हैं फर्स्ट केस सॉल्व। अब देखिए यहां पर सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा भाई फॉर्मूला a बराबर p 8000 1 प्लस 5/100 और यहां पे 2, हम यही कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहां पर अगली जो स्टेप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8000 और 20 प्लस 1/20 पावर 2, तो ये 21 हो जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट अब लिख देते हैं 8000 गुणा में 21/20 गुणा 21/20, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार है तो 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार हो जाएगा। देखिए यहां पर 1 0 से 1 0 चला गया और 1 0 से 1 0 चला गया, है ना। यहां पे 2 से कैंसिल हुआ, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, है ना। तो अब 20 21 और 21 फिर से देख लो, जैसे मैंने किया, बार बार बताता हूं मैं ये करके। क्या चीज हमने करा, यहां देखिए 8000, उसके बाद 21/20 और 21/20, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। अब देखिए 2 से 80 तो 2 दूनी 4, 40 हो गया। अब 40 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो यहां क्या बचा 20 21 और 21, ठीक है। 20 गुणा में 21 गुणा में 21, 21 और 21 का जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 441। चलिए तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, ये आ गया अमाउंट 2 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए चूंकि चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है कि जब जो टाइम दिया जाता है उस समय में भुगतान नहीं होता है तो वही अमाउंट हमारा क्या बन जाता है, वही अमाउंट हमारा, मतलब ये अमाउंट आया है, अब वही क्या बन जाएगा हमारा, वही हमारा मूलधन बन जाएगा। तो अब जो तीसरे में हमको क्या दिया हुआ है, तीसरे में तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना था 5%, तो ये जो आया है इसी में ही 5%, मतलब 8820 और 5%, 1 0 से 1 0 चला गया, है ना। अब आप इसको 5 एकम 5
5 दूनी 10, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 441 रुपए तीसरे वर्ष का ब्याज लग जाएगा। मतलब यही अमाउंट हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है, वो सॉरी मूलधन बन जाता है और उस पर फिर से ब्याज लग जाता है। चक्रवर्ती ब्याज यही होता है। तो इस तरह से हमने क्या करा, अपना क्वेश्चन सॉल्व किया और निकाल के दिखाया कि भाई तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा। तो तीसरे वर्ष के लिए हमें अब अलग से करने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या करा, जो हमारा तीसरा जो भी आया उस पर 5% फिर से लगा दिया और उसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं, अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये जनसंख्या वाला जो क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे कैसे एक बार समझ लेते हैं। लिखा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 55,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या और वर्ष 2005 में जनसंख्या। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि यहां पे 2001 की जनसंख्या, 2003 की जनसंख्या और 2005 की जनसंख्या। सबसे पहले दोनों के बीच में 2-2 वर्ष का गैप है। दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 वर्ष का गैप है, ठीक है। यहां पे भी और यहां पर भी। अब उसके बाद क्या है कि वर्ष 2000 में जनसंख्या, वर्ष 2001 की जनसंख्या नहीं पता, 2003 में यह जनसंख्या 54,000 हो गई और 2005 की जनसंख्या मुझे पता करना है। अब देखिए हमको बस इतना पता है कि 2001 में जनसंख्या बढ़ी, 2003 में बढ़ गई और 2003 से जो जनसंख्या बढ़ी वो 2005 में बढ़ गई। तो जनसंख्या जो होती है बढ़ती है, चक्रवर्ती ब्याज भी हमारा बढ़ता है। तो इसलिए हम इसको कौन से फॉर्मूले से करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जब पहला वाला पॉइंट लेंगे तो हम लिखेंगे माना 2001 की जनसंख्या क्या है, x है। माना 2001 की जनसंख्या x है। तो देखो 2001 की जो जनसंख्या है वो 2003 में कितनी हो गई, 54,000 हो गई। तो अब हमको यह पता है कि जब हमको पूरा कंप्लीट, मतलब जब हमारा मूलधन और हमारा ब्याज जब पूरा जुड़ के हम अपना अमाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिश्रधन बनाते हैं, तो ये समझ लीजिए ये मिश्रधन हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। मतलब आगे जाकर इतनी जनसंख्या होगी। तो भाई ये है हमारी 2003 की जनसंख्या और ये है 2001 की जनसंख्या, जिसको हमने बताया a से, और ये है x, ठीक है। फॉर्मूला यहां पर कितनी है, जो 1+ % कितना है, 5%, ठीक है। समय कितना है, 2 वर्ष, समय हो गया 2 वर्ष। अब यहां पर आ जाएगा 54,000, x बताएगा 2001 की जनसंख्या को, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया। तो 1 + 1/20, तो ये हो गया 54,000 बराबर x, और ये हो जाएगा 21/20 स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, 54,000, ठीक है। और इसको हम लोग लिख लेंगे 21 गुणा में 21 और यहां लिखेंगे 20 गुणा में 20। अब देखिए x को यही रख के बाकी सभी चीजों को उधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 54,000 गुणा में 20 गुणा में 20, 21 गुणा 21 बटा x। अब देखिए ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फिर 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, बचेगा क्या, 1 2 3 गुणा में 20 गुणा में 20 और ये आ जाएगा 49 बराबर x। आप इसको डिवाइड करके देखना, तो डिवाइड करके देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 48,969.59 x। जब आप 49 से इसको डिवाइड करोगे, जब हम इसको एक राउंड फिगर में ले लेंगे, ठीक है, जब हम इसको एक राउंड फिगर में ले लेंगे तो 2001 की जो हमारी जनसंख्या निकल के आएगी, मतलब 2001
2001 की जो जनसंख्या निकल के आएगी, जिसको हमने x माना था, वो आ जाएगी 48,980। ये हमारी जनसंख्या निकल के आएगी 2001 की, है ना। तो यहां तक तो हमारा हो गया पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर निकालेंगे वर्ष 2005 की। तो वर्ष 2005 के लिए हम क्या करेंगे, अब उसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए वर्ष 2005 के लिए, तो देखो वर्ष 2005 में जनसंख्या क्या होगी, तो 2003 में जो जनसंख्या थी 54,000, वो हमारा हो जाएगा अब यहां पर प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 54,000, ठीक है, और रेट हमारा क्या हो जाएगा 5%, और n बराबर कितना हो जाएगा 2 साल, क्योंकि 2 साल का गैप था, ठीक है। चलिए तो अब अमाउंट जो है हमारा वो हो जाएगा 2005 की जनसंख्या। तो हमारा अमाउंट जो आएगा वही 2005 की जनसंख्या हो जाएगी। तो ये जाएगा 54,000 गुणा में 1 + 5/100, ये हो गया। तो चलिए कितना हो जाएगा 54,000, ये हो जाएगा 20, जो हम लोग अधिकतर बार करते आए हैं। तो 1 + 1/20, ठीक है। तो ये 54 गुणा में, देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये 21/20 और ये 21/20। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 200 इससे कैंसिल होगा, 540 से 2 को आप कैंसिल करिए, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो कितना हो जाएगा 270, ये 2 से कैंसिल हुआ। अब 270 को भी आप किससे कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 135, ठीक है। अब कितना आया 135 गुणा 21 गुणा 21। अब 21 को जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 441 गुणा 135, ठीक है। अब आप इन दोनों को गुणा कर दो, तो जो आएगी जनसंख्या वो 2005 की आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, तो 135 गुणा 441, तो ये 531 हो गया, 4 पंजे 20 की जो हासिल का 2, 4 तिया 12, 13 14, 14 की 4 हासिल का 1, और उसके बाद 4 एकम 1 का किया तो 135, 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 4 तिया 12, 13 14, 14 की 4 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। चलिए सेम चीज हो जाएगी किसके साथ, 0 4 5 के साथ, क्योंकि सेम गुणा है। तो 5 3 5 9 5, 59535 कितनी आ गई 59535, 59535, यहां पर 2000 मतलब 59, पहले कितनी थी 54,000 और ये कितनी हो गई 59,535। तो 2005 की जो जनसंख्या निकल के आई है ना वो आ गई कितना 59,535, और 2003 की जनसंख्या कितनी थी 54,000। तो इस तरह से हमने अपनी जनसंख्या को किस तरह से हमने चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से सॉल्व किया, और उसको हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। दिया है एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवलंबन हो गया, अब मूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अवमूल्यन का मतलब होता है कि रेट का घट जाना, मतलब रेट को धीरे धीरे मतलब 1 साल दर साल रेट को कम हो जाना। तो देखिए क्या होता है, उस फॉर्मूले को अब सॉल्व करते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां पर ए पी बराबर कितना दिया है 42,000, ठीक है। एन बराबर दिया है 1 वर्ष, और जो टाइम दिया हुआ है, जो समय रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 8%। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा ए बराबर 42,000 8/100, और ये तो एक ही है, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करते हैं,
देखिए यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए, माइनस का फॉर्मूला इसलिए यहां पे लगेगा क्योंकि रेट कम हो रहा है, तो यहां पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, माइनस का क्यों? क्योंकि यहां पर जब भी रेट क्या होता है, हम लोग कम की बात करते हैं, तो उसके लिए यहां पर इसकी जगह क्या हो जाता है माइनस, और इसमें आ जाएगा 1। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25, है ना। तो 2/25 कितना आ जाएगा, 2/25, तो ये हो जाएगा 42,000 गुणा में, या ऐसा कर लो तो 1 माइनस 2/25। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आप इसको कैंसिल नहीं भी करते, अगर इसको कैंसिल नहीं भी करते तो ये ऐसा भी हो सकता था, इसको आप 8/100 ही लिखने दीजिए, तो यहां हो जाएगा कितना, 42,000 100 माइनस 8/100, तो यहां हो जाएगा 42,000, ये हो जाएगा 92/100। ठीक है, क्यों हुआ, हर 100 में से 8 गया, 92 बचा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 420 गुणा 92 का आप कर दीजिए आपस में गुणा, तो गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, है ना, 2 नाम 18, 18 की 8 हासिल का 1, 9 चौको 36 और 1 37, तो ये हो जाएगा 0, 4 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 38,640। जो रेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 38,640 रुपए, ये डेप्रिशिएट वैल्यू, मतलब जब स्कूटर खरीदा था वो 42,000 का था, एक साल बाद जब हमने ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो रेट कितना हो गया, 38,640। तो देखा आप लोगों ने, हमने रिवीजन के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चनों को लिया, और ये मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं रिवीजन में जो आपका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करा देगा, क्योंकि इसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और किस तरह से हमने लाभ हानि वाले क्वेश्चन, और किस तरह से चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, और जो भी इसके अंदर मूलधन, मिश्रधन, जो की चीज हम लोग समझ सकते थे वो सारी चीजें हमने कंप्लीट करी है। जल्द से जल्द इसका रिवीजन करिए और अपना चैप्टर को कंप्लीट करिए। बट आपको बने रहना है हमारे साथ, आपको कैसे हम तक पहुंचना है, हमारी वीडियो कैसे देखना है, ये पूरा मैं आपको बताता हूं, कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाके आप मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करिए, फिर आप पहुंच जाएंगे यहां पर क्लास 8 में हिंदी मीडियम में, यहां पर जो विज्ञान है, मैथ्स है, सामान्य अंग्रेजी है और सामाजिक विज्ञान है। जैसे हम लोग अभी मैथ्स कर रहे हैं, तो जब आप मैथ्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे इस वाली मैथ्स की विंडो पर। यहां पर मैथ्स में आपको सारे चैप्टर सीक्वेंसली दिखाई देंगे, आपको जो भी चैप्टर मन करे आप उसको ओपन करिएगा, वो सारे लेक्चर आपको विद वीडियो और एक आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को एक आसान भाषा में एक बहुत अच्छी मेथड के साथ मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर करूं, और उसके बाद यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत इजी है। बट आपको बनेगा रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।